कल इंडियन बाजार गैप अप ओपन हो सकता है क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो गिर गिर करके $87 पर बैरल आ चुका है। जब से वॉर शुरू हुई है तब से पहली बार इस प्राइस के आसपास क्रूड ऑयल आता हुआ दिखा है। तो क्या खरीद लेना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आने वाला है, तो इसका आंसर मैं दूंगा कि भाई बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए इसको समझो, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। अगर आप इंडिया के निवासी हो और अगर आपको लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया हो रही हैं, मजा आ रहा है, स्टॉक मार्केट कुछ होने वाला है, अब आप इस सिचुएशन को देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझो, अदरवाइज चीजें आपके खिलाफ हो जाएंगी। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक बात ये चल रही है कि जो ईरान वॉर है वो खत्म हो जाएगी। ईरान की साइड से ये चीज आ रहा है कि ठीक है, हम अभी ये वॉर खत्म नहीं करने वाले। जो मेन उनकी कंडीशंस हैं उसको लेकर के सहमति नहीं बन रही है। ट्रंप हर दूसरे दिन आकर के कुछ नया कर देता है, तो इसको लेकर के श्योर मत होना। हो सकता है अगले एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर एक न्यूज है कि भाई ये वॉर खत्म नहीं हो रही है, हम एक बार दोबारा से हमला कर सकते हैं। अब ट्रंप पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते इसको समझो, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आएगा और इंडिया किस सिचुएशन में है इसको समझने की कोशिश करो। अगर आप रिसेंटली न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो जो हमारे सेलर्स हैं वो कोलैटरल डैमेज बन चुके हैं। सेलर्स कौन होते हैं? जो आपको बड़ी बड़ी शिप दिखती होगी, ऑयल टैंकर लेकर के घूमते होंगे समुद्र के अंदर, उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्हें सेलर कहते हैं। अब इन लोगों के साथ क्या कर रहा है अमेरिका? 3 से 4 जो हमारी शिप्स रही हैं, मतलब हमारी इंडिया की नहीं है, जो ऑपरेटर है वो इंडिया की है, शिप के ऊपर फ्लैग किसी दूसरे देश का है, लेकिन उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं, उसके ऊपर हमला किया गया। अब इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इंडिया ने बोला नहीं भाई ये चीज गलत हुई है, हम इसके अंदर प्रोटेस्ट करते हैं। अब इंडिया के कुछ मिनिस्टर्स आते हैं और ये कहते हैं कि भाई गलत हो रहा है, ये चीज गलत चीज है। फिर कल जयशंकर जी के साथ एक मीटिंग होती है। किसकी होती है? रूबियो की यहाँ पे मीटिंग होती है। अब जो रूबियो है ना वो क्या कहता है? ये रूबियो कौन है? ये यूएस का सेक्रेटरी है, इसको समझो। ये कहता है विल नॉट अलाउ इलीगल ऑयल शिपमेंट फ्रॉम ईरान, यूएस टेल इंडिया। इसको कहते हैं वार्निंग देना। हमारे यहाँ रूबियो आया, शंकर साहब ने बोला कि जो आपने करा है ये गलत करा है, आपको इस चीज को करना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो कमर्शियल शिप हैं, जो कि आम नागरिकों की शिप है, उसके ऊपर आप हमला कर रहे हो। अगर आपको हमला करना ही है तो भाई जाकर के जहां हमला करना है वहां करो, आपका वहां तो काम हो नहीं पा रहा, आप हमारी शिप के ऊपर हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो? तो हमें उम्मीद थी कि आएगा सामने से, अरे सॉरी गलती हो गई, गलती से हो गया, हमें पता नहीं था, हमें लगा कोई दूसरी शिप होगी, दूसरे देशन के लोग होंगे, क्योंकि अमेरिका और हमारा तो भाईचारा का रिश्ता है। तो भाई हमारे देश के लोगों को कुछ हो रहा है उनको दर्द होना चाहिए ना, उनको दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने वार्न कर दिया कि अगर ये चीज़ दोबारा करी ना तो हम दोबारा करेंगे। और ये इंटरनेशनल वाटर की बात है, इस तरीके का कोई रूल नहीं है। यूएस ईरान वॉर के अंदर यूएस ने अपने ब्लॉकेड बनाए हुए हैं और वो अपनी रूल चला रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम आकर के ऑफिशियली कुछ बोल ही नहीं पा रहे इन्हें कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। हम जाकर के प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, एज यूजुअल, वो तो कभी भी नहीं बोलते। लेकिन इससे क्या पता चलता है? हमारी सिचुएशन है वीक। अब अगर आपको इससे भी यकीन नहीं हो रहा, एक और डेटा दिखाता हूं मैं आपको कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है। उसका स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट से लिंक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स आपके नेताओं को कैसे देखती है, आपके पीएम को कैसे देखती है, कितने स्ट्रांग है, उससे ये पता चलता है कि आपके देश में पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये सब मैं आगे चल के कंक्लूड करूंगा, लेकिन ये चीज देखते रहो। आरबीआई ने मेजर रूल चेंज करे हैं एनआरआई और ओसीआई के लिए, मतलब ओवरसीज जो लोग होते हैं उनके लिए। उन्होंने बोला है कि हम काफ़ी सारे जो टैक्स रिबेट्स है ना आपको वो देंगे, मतलब आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं लगाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं लगाएंगे, ये सारे ऑप्शन दे दिए। इवन काफ़ी बार तो ये भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि जो बाहर के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी पोस्टर्स लगे हुए हैं कि आप अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बेनिफिट किसको हुआ? एनआरआई को। आप जो देश के अंदर रह रहे हो आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपके पास सेम तरीके की टैक्सेस है, सेम तरीके की महंगाई है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो सेलर होते हैं ना, ये कोई दुबई के अंदर काम कर रहा है, कोई यूएस के अंदर काम कर रहा है, कोई यूके के अंदर काम कर रहा है, कोई ओमान के अंदर काम कर रहा है, और यही वो लोग हैं जिनसे ये पैसे मांग रहे हैं कि हमारे देश में पैसे डालो, आपके देश को आपके पैसों की जरूरत है। लेकिन जब उनको प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है तो कोई भी एज सच बड़े होकर के, एग्रेसिव होकर के एक्ट नहीं किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये सोचो महंगाई दर बढ़ेगा, रियल एस्टेट
और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया आएगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिलेंगे, तो इंडिया में पैसे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका फ़ायदा ऑन ग्राउंड आपको कभी दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? लाडली बहन योजना और न जाने कितने तरीके की योजना है, और उन योजना के अंदर भी एक स्कैम निकल के सामने आ रहा है कि जितना पैसा योजनाओं में लगाया गया है उतना पैसा ऑन ग्राउंड हुआ ही नहीं। और जिन लोगों की आईडी ली गई, ना किसी की आईडी है, ना किसी का बैंक अकाउंट है, ना किसी का ईमेल एड्रेस है, तो जो लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? नो वन नोस। ठीक है, तो जो पैसा आपके देश में आ रहा है वो भी आपके यूज में तो नहीं आने वाला। चलो ये भी यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं, हर जगह होती है करप्शन, ये नॉर्मल चीज है, होनी चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जो हमारे एलपीजी के प्राइसेस है ना, वो चुपचाप हाइक कर दिए गए हैं 29 रुपए से पर सिलेंडर। $2600 पर कैपिटा इनकम वाले नेशन में आपने 29 रुपए और बढ़ा दिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझो। लोग बोलेंगे यार दूसरे देशों के अंदर तो पहले ही प्राइस हाइक हो गए हैं, हमारे यहाँ पहले से ही इतना पैसा लिया जाता था कि प्राइस हाइक होगा तो उसको मैनेज किया जा सके, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, अभी धीरे धीरे नहीं आ रहा, शायद अगर आप थोड़े से ज़्यादा अच्छे खासे कमाते हो, लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए कमाते हो, तो शायद आपको थोड़ा और इम्पैक्ट कम पता चले, 20-30 रुपए से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके देश के अंदर जो आम नागरिक है, जिसकी $2600 पर ईयर की कमाई है, वो कैसे झेलेगा इसको, ये समझो। जो बिहार इलेक्शन में लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिले थे, अब बिहार के लोग ये चीज़ कैसे झेल पाएंगे, ये समझो। वो 10 हज़ार रुपये क्या पूरी ज़िंदगी चलेगा? नहीं, एक बार इलेक्शन हो गया, आपने जिता दिया, आपको पैसे मिल गए, अब क्या पूरी ज़िंदगी चलोगे? हर महीने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। अब बोलोगे यार ये फालतू की पॉलिटिक्स की बात है, इन सबका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करके बताता हूँ। अब एनआरआई को इंडिया में क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं, अगर आप देखोगे तो रिसेंट ईयर्स में ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास आ चुके हैं। लास्ट 1 से 1.5 साल में फरवरी 2026 के अंदर ये $7 बिलियन के आसपास था, और आज की डेट के अंदर $6 बिलियन के आसपास हो चुका है। पास्ट में गिरा है, बिल्कुल गिरा है, लेकिन अभी और ज्यादा गिर रहा है। दूसरी चीज, इंपोर्ट कॉस्ट। अगर आप ब्रेंट क्रूड को देखोगे तो जो पहले ब्रेंट क्रूड हमें $64 पर बैरल मिलता था, आज की डेट में $87 पर बैरल मिल रहा है। मतलब 20 से 30% पर बैरल ऑलरेडी महंगा हो चुका है। अब ये दोनों चीज़ें महंगी हो चुकी है, मतलब आपके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं अब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, और जो कंजम्पशन पावर है उसके प्राइसेस खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है? इकोनॉमी ब्लंडर। अब इंडिया का सबसे बड़ा मोट क्या है? कंजम्पशन। हम हमेशा क्या कहते थे, मोदी जी हमेशा से क्या कहते थे, हम तो कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम ही कंज्यूम कर जाएंगे सारी की सारी चीजें। कंज्यूम तब कर पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे। अगर आपको अभी भी इसका इंपैक्ट नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। इस तरीके से समझो, क्रूड ऑयल इंक्रीज हो गया, मतलब क्या है कि भाई जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज होंगे। प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी। परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी तो सेविंग करने की कोशिश करेगा इंसान। अगर सेविंग करने की कोशिश करेगा तो इससे क्या होगा? इससे कंजम्पशन कम होगा। अगर कंजम्पशन कम होगा मतलब क्या है कि भाई डिमांड कम होगी। अगर डिमांड कम होगी मतलब क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जॉब्स कम जनरेट होने वाली है। अब जब जॉब्स कम जनरेट होगी मतलब ले ऑफ होंगे, ठीक है, मतलब जॉब से निकाला जाएगा। जब ले ऑफ होंगे तो क्या होगा? फिर जो कंजम्पशन है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। जब कंजम्पशन और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो सेम साइकिल चलती रहेगी। और जो बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है उनको सारे बेनिफिट है, आपको इसमें एज सच कोई भी बेनिफिट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं तो भी कंजम्पशन डिक्रीज होती है। अगर आपको लेट से इक्विटी मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि भाई इन्वेस्ट करो इक्विटी मार्केट में, तो क्या ये गवर्नमेंट या हमारे देश के लिए बढ़िया चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो इकोनॉमी के अंदर पैसा आना था, मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, सपोज करो एक बंदा है वो जाता है दाल चावल लेकर के आता है, तो दाल चावल वाले ने पैसा कमाया और तुम्हें प्रोडक्ट मिल गया। अब जो दाल चावल वाला किराना स्टोर वाला है वो क्या करेगा? वो जाएगा बड़े किराना स्टोर से, वहाँ से जाकर के सामान खरीदेगा। अब वो भी पैसा कमाएगा उससे। अब जब ये सामान खरीद के ला रहा होगा तो भाई जो रिक्शे वाला है वो भी पैसा कमाएगा इससे। तो इसको ये जो इकोनॉमी है ये इस तरीके से चले। अब जो ये बड़ा किराना वाला है ये जाएगा कंपनी के पास, कंपनी जो है और बड़ी है, ये पैसा कमाएगी इससे। फिर ये वाला रिक्शे वाला भी ट्रांसपोर्ट कराएगा तो ट्रांसपोर्ट का भी पैसा यहाँ पर कमाया जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। अब सपोज करो ये जो पर्सन ए है, ठीक है, ये जो पर्सन ए है ये कहे कि भाई मेरे को डिमांड ही नहीं है, मैं 1-2 महीने तक
राशन जो है कम करूंगा या खाऊंगा ही नहीं। तो ये जो पूरी चेन है, ये पूरी की पूरी चेन इंपैक्टेड होंगी। इन पूरी की पूरी चेन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इंपैक्टेड होंगे। अगर वो लोग इंपैक्टेड होंगे तो एंड ऑफ द डे यही इंपैक्ट होगा, क्योंकि इस बड़ी फैक्ट्री के अंदर भी जो काम कर रहा है वो यही बंदा है। तो जब आप कंजम्पशन की बात करते हो तो ये पूरा पूरा जो गेम है ये सिर्फ आपके देश के अंदर हो रहा है, किसी और जगह पर नहीं हो रहा है। तो अगर इस इंसान को, ये जो मेन इंसान है, इसको अगर आपने नहीं दिया, जो कंज्यूमर है इसके पास पावर नहीं आई, तो क्या होगा? कंजम्पशन नहीं होगा, इकोनॉमी नीचे जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एफआई को पैसे इंसा फॉरेन रिजर्व तो बढ़ा भी लोगे हाइपोथेटिकली, लेकिन अगर एफआई यहाँ से बेचता चला गया तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा वापस से फॉरेन में ही चला जाएगा। एनआरआई इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन निकालेगा, नेट नेट आपकी लिक्विडिटी में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये चीज़ पास्ट में भी हुई है, आई थिंक 2013 के अंदर, 2013 के अंदर ये चीज़ हुई थी, जब $30 बिलियन के आसपास रेज किया गया था। इस बार जो डिमांड है वो 50 बिलियन डॉलर के आसपास की मानी जा रही, कि भाई हमारे देश के अंदर लोग पैसा डालेंगे, हमारे देश के लोग जो कि बाहर रहते हैं वो पैसा डालेंगे। लेकिन अगेन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उनके लिए आप क्या कर रहे हो, जो देश के बाहर रह रहे हैं और जो देश के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है तो स्टॉक मार्केट की भी तो चर्चा करेंगे, लेकिन इससे 2-3 चीज़ें हैं मेरे को डिस्कस करनी है, ताकि आपको ना दुनिया में भी पता चले दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ मीडिया के अंदर आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो इंटरेस्टिंग है, सुनते रहो। अब सपोज करो क्या होता है, अगर कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही तो म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये इन्वेस्ट इन्हीं कंपनीज में करते हैं और इन्हीं कंपनीज के अंदर रेवेन्यूज जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो अगर आप ये सोचो कि भाई कल कुछ होने वाला है, तो भाई कल कुछ नहीं होने वाला। कल मैं कह रहा हूँ वजह 4-5% चढ़ भी जाए, अगर आप कल ही बेचने वाले हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप कल नहीं बेचने वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या होने वाला है। 10 दिन बाजार ऊपर जाए, 10 दिन बाजार नीचे जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाजार लगातार ऊपर जाए, मतलब ऐसे तो नहीं जाता, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे चला जाए, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला जाए, फिर ऐसे, तो मतलब एक अप ट्रेंड हो, तब आपके लिए एक बेनिफिशियल होता है। तो कल क्या होने वाला है, नो वन नोज, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर ये 30% गिर भी जाए, काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने शंकर सर की वीडियो के अंदर ये बताया था भाई वो 30% गिरना चाहिए, वो शंकर सर का ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन नहीं था। बट मैं मान लेता हूँ कि चलो 30% गिर भी जाए तो जो रिकवरी आएगी ना, वो बेनिफिट तब मिलेगा। अदरवाइज टाइम कंसोलिडेशन चलता रहेगा, आप ट्रेंड की जगह आप कंसोलिडेशन के अंदर चले जाओगे। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, मतलब आप पैसा तो किसी भी तरीके से लूज कर रहे हो। अगर 30% गिर रहा है तो भी यहाँ पे पैसा लूज कर रहे हो, अगर 30% नहीं गिर रहा, मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो इन्फ्लेशन के थ्रू और अगर एफडी में भी इन्वेस्ट करते, इन दोनों को जो प्लस करके निकल के आता है 13% एट लीस्ट, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है गवर्नमेंट का डेटा कहता है 6% से 8% के बीच में है, तो वही मान लेते हैं। और एफडी में मैं कह रहा तो 5% के आसपास रिटर्न मिल जाता, तो इन दोनों को मिला करके 13% का नुकसान हो रहा है, प्लस आपकी परचेजिंग पावर भी नीचे जा रही है। तो दोनों को मिलाओगे तो नेट नेट 15% का लॉस है ये, ठीक है। मतलब आपका पैसा 3 साल पहले भी अगर 3 लाख रुपए था और आज भी 3 लाख रुपए है, तो वो 3 लाख रुपए की वर्थ नहीं खरीद सकता, वो 15% अपनी वैल्यू लूज कर चुका है। तो ये चीज याद रखना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अगर सरकार चाहे तो सरकार कितनी पावरफुल होती है, ये आप समझ पाओगे इस चीज से। अब देखो काफी सारे देशों के अंदर ऑयल निकला, अब जो ऑयल निकला उन्होंने ऑयल बेचा, उससे पैसे कमाए और उसके बाद ऑयल खत्म हो गया, कंट्रीज गरीब हो गई। ये चीज हमने देखी हुई है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, ये ज्यादातर हुआ है, ठीक है। अब यही चीज ना नॉर्वे के साथ हुई। नॉर्वे 90s के जमाने के अंदर 1990 के आसपास काफी गरीब देश हुआ करता था। अब ऑल ऑफ द सडन वहां पे निकल जाती है ऑयल की खदानें। अब जब ऑयल निकल गया, खदानी कहते हैं शायद उसे, अब जब ऑयल निकल गया तो नॉर्वे ने ये बोला कि प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करेंगी, हम लोग यहाँ पे ज्यादा काम करेंगे, आप लोग बाकी सारे काम करो जो वहां के देश के वासी हैं। लेकिन वो जो काम हुआ, जो ऑयल निकाला गया, बेचा गया, उसके साथ हुआ क्या, ये देखो, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने रिसेंटली सुनी है। वहां पे जो ऑयल निकला उससे बनाया गया गवर्नमेंट पेंशन फंड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बने था 1990 के अंदर। अब जो नॉर्वे का पेट्रोलियम का रेवेन्यू आता था उसको सेफगार्ड किया गया नेशनल वेल्थ के रूप में, मतलब 1000 ऑफ ग्लोबल कंपनीज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया गया। अब वो जो इन्वेस्ट किया गया वो तो बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर था, ठीक है। अब देखो हुआ जो उनकी टोटल एसेट की कॉस्ट है वो अभी बन गई है $2 ट्रिलियन के आसपास। काफी मैसिव फंड है ये, ठीक है। रफली 1.5% जो ग्लोबली बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर उनका स्टेक होता है, इस फंड का स्टेक। आप अपनी कंपनी में भी जाके देखना, शायद होगा अगर बड़ी कंपनी होगी तो। इनिशियली 3% के आसपास इस फंड से पैसा निकालते थे, जो आप SWP करते हो ना उसी तरीके से, कि भाई बहुत बड़ा फंड हो गया, अब हर महीने पैसा निकालते हैं, साल पैसा निकालते हैं। अब 2.4% के आसपास निकाला जाता है।
इस समय पे रेगुलरली पोस्टेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग $247 बिलियन। मतलब क्या है कि ग्लोबल टेक के अंदर डाला पैसा, बैंकिंग बूम के अंदर डाला, और ये फंड जो है रेगुलरली इतना प्रॉफिट निकाल पा रहा है। कौन निकाल रहा है? गवर्नमेंट निकाल रही है, वहाँ के लोग नहीं, गवर्नमेंट निकाल रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर किया गया, 800 प्लस कंपनीज के अंदर, 70 प्लस कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे इनके कुछ फंड मैनेजर है, इंटरनेशनल फंड मैनेजर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ इसको समझो, आप समझ पाओगे कि गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होती है। सिर्फ एक अच्छी सरकार आपको बदल सकती है। और प्लीज़ इसको मोदी गवर्नमेंट, राहुल गवर्नमेंट, इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये क्या ही बता सकता हूँ। मतलब इन दोनों, मतलब हमें कुछ नया चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो कि ग्लोबली सोचे, अपने से पहले देश के बारे में सोचे। ये कौन से देश है? मैं कहता हूँ ये साउथ अफ्रीकन देश है। यहाँ पर भी काफ़ी सारा पैसा निकाला गया, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर से काफ़ी सारा तेल निकाला गया। अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने तेल निकाल करके बेच दिया। अब बेच दिया, ये था रॉ मटेरियल, ठीक है। अब जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो एक टाइम पे तो खत्म हो ही जाएगा, मतलब अनलिमिटेड खदान तो है नहीं। अब जब खत्म हो गया तो पूरी ये जो इकोनॉमी थी ये ऑयल पे डिपेंडेंट थी, ऑयल खत्म हो गया, इंडस्ट्री खत्म हो गई, गरीब हो गया ये देश, ठीक है। अब ये चीज़ इन्हें समझ आ गई नॉर्वे वालों को। उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, अपना जो पोर्टफोलियो है, देश का पोर्टफोलियो, जैसे हमारा जीडीपी आता है उसमें 13-14% के आईटी सेक्टर आता है, 10-12% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसके बाद एक्सपोर्ट्स आते हैं। इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, आप एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओ, ये सारे टेक के अंदर तो आप काम करो। ये नॉर्वे की गवर्नमेंट कह रही है अपने जनताओं से, ये जो तेल निकला है ना हमारे देश के अंदर थोड़ा सा, इसके ऊपर नजरें मत डालो। इन्होंने क्या बोला, अपनी कंपनी बनाई, खुद भी कंज्यूम किया और दुनिया को भी बेचा। अब जब दुनिया को बेचा तो पैसा आया। अब जो पैसा आया, इनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि भाई डेवलपमेंट करते हैं, हमें जीतना है तो क्या करेंगे, फ्री में पैसा बांट देते हैं। इन्होंने सोचा ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्या सस्टेनेबल है? बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? पैसा अनलिमिटेड नहीं है, ऑयल अनलिमिटेड नहीं है, एक टाइम पे तो ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप लो टैक्स अपने लोगों से, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए अपने लोगों से टैक्स लो, लेकिन डेवलपमेंट के बदले आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फ्री एजुकेशन, ठीक है। आपको मिलेगा फ्री हेल्थ केयर, आपको मिलेगा फ्री सर्विसेज, आपको मिलेगी अच्छी रोड, जो आप टैक्स कर रहे हो उसके बदले में। अब इसके साथ साथ नॉर्वे ने ये बोला कि जो मेरा पैसा आया ना, अब इस पैसे को मैं क्या करूँगा, मैं एक फंड में डालूंगा, और वो जो फंड होगा ना, वो मेरी उन जनताओं को सपोर्ट करेगा जो कि रिटायर हो चुकी है। इंडिया के अंदर अगर आप रिटायर होते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो कि भाई बच्चे अच्छा काम करते हैं। अगर बच्चे अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप रोड पर आ जाओगे। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। जब तक आप वर्किंग क्लास हो तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, आप पैसा देते रहोगे गवर्नमेंट को, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। नॉर्वे का क्या केस कहता है कि जब आप वर्किंग क्लास हो तो आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, इसके बदले गवर्नमेंट आपको एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब फ्री कर रही है आपके लिए, आपको मेजर रिपीट दे रही है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढने में आपकी हेल्प करेगी। 8 महीने जब तक आपको जॉब नहीं मिलते, मिनिमम वेज आपको दी जाएगी ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। ये सारा बेनिफिट आता है नॉर्वे में, इसलिए वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री में से माना जाता है नॉर्वे को। मतलब टॉप टियर कंपनीज, देशों के अंदर से आता है, कंपनी कह रहा हूं। उसके बाद जब आप बूढ़े हो जाते हो तो सरकार कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने 60 साल की सर्विस दी हमारे देश को, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अब आप ये पेंशन का पैसा खाओ। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स दिया था। अब वो जो टैक्स का पैसा था उससे आपने नेक्स्ट जनरेशन को फंड किया, उनकी एजुकेशन को फंड किया। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिर कमाएगी और फिर टैक्स देगी, और वो अगली नेक्स्ट जनरेशन को पैसा देगी। और जो बुढ़ापा, जो आपका बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे के लिए ये जो पेंशन है हमारा, हम इसका यूज़ करेंगे। हमारी जो देश की डेवलपमेंट है, जिसको हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना है, उसके अंदर हम इस फंड का यूज़ करेंगे। तो ये अनलिमिटेड रिसोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपने भी SWP का एक कॉन्सेप्ट समझा होगा कि अगर आपका कॉर्पस एक लंबे समय तक अच्छे खासे तरीके से कंपाउंड कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड कर रही है ग्लोबली 12% से, लेट से अज्यूम कर लो, और सिर्फ आप 3% के आसपास हर साल निकालते हो, तो ये जो पैसा है ये 12% से ग्रो कर रहा है, आप विड्रॉ 3% कर रहे हो, तो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। जब बुरा टाइम हो तो 3% से 1% पे कर लो, जब अच्छा टाइम हो तो 3% पे चले जाओ। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो नेशन है ये चल रही है। इसमें जो बर्डन है वो नॉर्मल जनता के ऊपर भी नहीं है इतना, और जो जनता पैसा दे रही है उसका बेनिफिट डायरेक्टली जनता को वापस मिल पा रहा है। और जो पैसा नहीं देता उसको पैसा कमाने पर मजबूर किया जा रहा है कि भैया पैसा कमाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको
कुछ टाइम तक तो पाल देंगे लेकिन परमानेंट नहीं पाल सकते। तो इस तरीके से सरकार खुद के लिए रेवेन्यू कमा सकती है। तो जो हमारे यहाँ इतने हैवी टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस के बदले हमें कुछ नहीं मिलता, और जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है वो फ्री योजनाओं में बांटने में लग जाती है, जो कि एंड ऑफ द डे इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। दो तरीके के डेट होते हैं पूरी पूरी दुनिया में, आपके लिए, सरकार के लिए, सबके तरीके से काम करता है। डेट का मतलब होता है कर्जा। एक कर्जा होता है प्रोडक्टिव कर्जा, ठीक है। दूसरा कर्जा होता है सिर्फ कर्जा, ये डेप्रिशिएटिंग होता है। आपने कर्जा लिया, खर्च कर दिया, पैसा खत्म, अब पैसा वापस दो। इंडिया की गवर्नमेंट कर्जा लेती है, ठीक है। जो अभी आप बॉन्ड में पैसा दे रहे हो वो कर्जा ही है, वो 7% इंटरेस्ट कर्जे का ऊपर का इंटरेस्ट चुकाएगी गवर्नमेंट, इसी को कहते हैं कर्जा, ठीक है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती, आपकी जेब से वो पैसा जाता है। अब होता है प्रोडक्टिव डेट। प्रोडक्टिव डेट का क्या मतलब होता है कि आपने उससे क्या करा है, स्कूल बना दिए, ठीक है। लेट से आपने अच्छे स्कूल बना दिए, कभी टाइम हो ना आपके पास तो यूट्यूब पे जाना, चाइनीज़ स्कूल, जापानीज स्कूल के बच्चों को जाकर के देखना, वहाँ पे पूरे पूरे दिन का डिटेल डाली हुई है कि क्या खाने को मिलता है, कैसे पहनने को मिलता है, सब मिलता है। आप शॉक हो जाओगे, आपकी धड़, आप पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी जब आप ये सारी चीज़ें डालोगे ना। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैसा इन्होंने डेट लेकर के दिया, अब ये बच्चे के ऊपर 18 साल की इन्वेस्टमेंट है, जब बच्चा बड़ा नहीं होता जब तक। फिर जब बड़ा होगा बच्चा, स्किलफुल होगा, जब स्किलफुल होगा तो यही बच्चा गवर्नमेंट को ला करके टैक्स पे करेगा, ठीक है। और जो टैक्स पे करेगा उससे गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे गवर्नमेंट वापस नए स्कूल बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, और वापस से पैसा नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होगा। और इस तरीके से कोई एक छोटा देश काफ़ी तेज़ी से वेल्दी बनता है। चाइना ने ये मॉडल यूज़ करा है, सिंगापुर ने ये मॉडल यूज़ करा है, नॉर्वे ने ये मॉडल यूज़ किया है, वेस्टर्न यूरोप में तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसी मॉडल के ऊपर काम करती है। इंडिया काम क्यों नहीं करती? इंडिया का मॉडल मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी स्टोरीज़ आपको ग्राफिक्स के साथ चाहिए, स्टोरी मोड में चाहिए, मैं बना दूंगा। मुझे बड़ा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को जानने के अंदर। इंडिया की गवर्नमेंट काम करती है सोशलिज्म पे। सोशलिज्म का क्या मतलब होता है, आपको एक बिहार का टाइम बताता हूँ। बिहार था एक बहुत ही गजब स्टेट हुआ करता था, तो इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत सारा था, जो ज़मीन थी वो भी काफ़ी उपजाऊ हुआ करती थी। तो जो नेहरू गवर्नमेंट थी, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, जितना मैं याद कर पाऊँ, नेहरू या कोई दूसरी थी, उसको मुझे माफ़ कर देना, आज़ादी के बाद की बात है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप चाहो तो बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगा सकते हो। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गई, मतलब ये उस टाइम के जो भी थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने बोला यार चलो बिहार में इंडस्ट्री लगाते हैं। अब बिहार में इंडस्ट्री लगाने के फ़ायदे क्या थे कि बिहार के लोगों को जॉब मिलती। ये जो हमारी गवर्नमेंट थी, इसने बोला नहीं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, हर स्टेट को। इन्होंने क्या बोला, तमिलनाडु को, दिल्ली को और बाकी सारे देश लोगों को, कि आप इंडस्ट्री लगाओ। और यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको सोर्स जो मटेरियल चाहिए वो तो बिहार में है, इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते बिहार में, वरना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है काम करो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, ये सब के लिए इक्वल कर दो। मतलब अगर बिहार से बिहार में कोई प्रोडक्ट मंगा रहा है, वो 10 रुपये दे रहा है, तो बिहार से तमिलनाडु कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसका भी कॉस्ट 10 रुपये आएगा, मतलब इक्वल हो गया। अब ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के अंदर, इनके पास कोई मेन रीज़न नहीं बचा कि मैं बिहार में जाकर के क्यों लगाऊं प्लांट, अगर मेरे को सेम ही ट्रैवल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है। तो उन्होंने बिहार में लगाई नहीं, और धीरे धीरे करके जो रिसोर्सेज थे वो कट गए। आपको भी पता, पहले बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करते थे। तो उस समय पे जो इसका एक और हिस्सा था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता था, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज थे, वो झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार आइसोलेट हो गया। अब जब बिहार आइसोलेट हो गया, इंडस्ट्री भी नहीं आई, तो भाई क्या हुआ, गरीबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा करके इन सारे जो स्टेट थे, उन सब ने कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बना लिया। ये मेरी कहानी नहीं है, आप गवर्नमेंट में जाकर के न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती थी, और आज की डेट के अंदर टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती, नॉट इवन आईआईटी और आईआईएम। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सरकार हमारी क्यों नहीं कर पा रही, हम सोशलिज्म पे चलते हैं। सोशलिज्म का मतलब क्या है, एक अमीर है, 10 गरीब हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ये पहले की बात थी, आज की बात नहीं। वो था कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सबको करेगा, ये सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो इंसान काम कर रहा है उसे तो मिल रही है, जो इंसान काम नहीं कर रहा उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसको फ्री में पैसा दे दो ताकि वो कुछ कर पाए। जो फ्री का पैसा खा रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, जो मेहनत कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट
उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही थी। पुरानी बात है, अभी भी कहीं ना कहीं सेम होगा। अभी क्या सिचुएशन है आप मुझे जरूर बताना। अमीर लोगों को एक बुरी नजर से देखते हो। अगर मैं आज पूछूं आपसे अंबानी अडानी कैसे लगते हैं आपको, बोलोगे चोर हैं यार ये सारे के सारे। काफी सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं भाई ये इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन क्यों है? बिजनेस बनाया इन्होंने, जो लोग पावर में हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करे, उसका फायदा उठाया, उनको फायदा दिया। जो गरीब लोग हैं उनको सिखाया ऐसा गया है कि जो गरीबी है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। गरीब, जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि गरीब हीरो जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, आगे जाके ग्रो करता है। जो अमीर लोग होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो बेकार होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ काम किया होगा। आपके दिमाग में भी हमेशा ये चीज़ आती होगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, और जो गरीब है वो अपनी मर्जी से गरीब है। अगर वो मेहनत करेगा तो चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने गरीब को काफ़ी ग्लोरीफाई कर दिया है कि अरे भाई तू तो गरीब है, कोई बात नहीं, ये चीज़ है, तेरे को तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। नहीं, आपको प्रमोट करना चाहिए भाई तू गरीब है, तेरे को हक मिलना चाहिए, तो आगे बढ़े। आप बोलोगे यार तेरे को चिढ़ है कोई गरीब से। भाई जब आप मेरी हिस्ट्री उठा करके देखोगे किसी दिन, अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। आप जिसको गरीब कहते हो, राशन, मैंने खुद राशन से सामान लिया है, ठीक है। लेकिन आज लास्ट करीबन 10-12 साल से, जब से मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैंने जब से मतलब 10-12 साल मैंने राशन भी लिया होगा, मैंने 10 गुना ज़्यादा पे करा है इस राशन के लिए अपने टैक्सेस के रूप में। मतलब आने वाली 10 जनरेशन भी अगर भगवान ना करे कभी राशन लेने की ज़रूरत पड़े, बट अगर पड़ती है तो सारा पेमेंट मेरी साइड से ऑलरेडी हो चुका है टैक्सेस के रूप में। तो फ्री का पैसा नहीं था ये, राशन के लेने के बाद पैसा दिया है टैक्स के रूप में। अब काफ़ी सारे लोग राशन लेने के बाद कभी टैक्स ही नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं ग्रो कर पाते, एंड इट्स टोटली फाइन, नहीं कर पाते लोग ग्रो। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो ग्रो कर रहा है वो खराब नहीं है। इस मेंटालिटी से जब तक आप लोग नहीं निकलोगे, मतलब आप लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, जो नॉर्मल लोग हैं जो ये चीज़ नहीं समझते कि गरीबी अच्छी नहीं है, अमीर बनना ज़रूरी है लाइफ के अंदर। मेहनत करो दबा करके। ये जो ग्लोरीफाई करा हुआ है इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कि एक गरीब लोग होता है वो मेहनती होता है, अमीर होते हैं, करप्टेड होते हैं, फिर जब गरीब अमीर बन जाता है तो चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होता भाई। अमीर और अमीर बनता है और गरीब और गरीब बनता है। अमीर के पास स्किल है इस वजह से वो अमीर है, अमीर के पास कनेक्शन है इस वजह से वो अमीर है। गरीब के पास भी ये चीज़ हो सकती है, बस हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई थिंक काफ़ी इधर उधर की बातें कर ली हमने स्टॉक मार्केट के साथ साथ। अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। मतलब मैं मन था बोलने का तो मैंने आज बोल दिया। मतलब ये वीडियो मेरी तरफ से मेरे लिए, अगर आपने लास्ट तक देखी है तो कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई कैसी लगी आपको, ठीक है। मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, बाय।